दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको हमारी कहानी जिद्दी बिलियनियर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हम जल्द ही आपको हॉरर वाली कहानी भी सुनाने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने चैनल के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए आज के एपिसोड नंबर 33 में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर नितेश की बात का जवाब देकर कहा, मयूरी ने पूछा है कि इस बार की सबसे अच्छी नशीली वाइन कौन सी है। उसका जवाब सुनकर नितेश ने उसे घूर कर देखा और पूछा, क्या तुम लोग मेरी वाइन में कुछ मिलाने का प्लान बना रहे हो। आगे से सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, तुम और सुरभि दोनों ने इस सबको थका दिया है। वो तुम्हारे लिए तड़प रही है और तुम उसे जाने नहीं दे सकते। तो चलिए एक असली ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। थोड़ा नशा और थोड़ी हिम्मत, शायद यही तुम दोनों को चाहिए। आगे से नितेश ने कोई विरोध नहीं किया। शायद उसे भी इसी धक्के की जरूरत थी। तभी सिद्धार्थ ने अपना खाली ग्लास मेज पर रखकर कहा, नितेश, आज हम एक शर्त लगाएंगे। देखते हैं सुरभि तुम्हें बचाने आती है या नहीं। अगर वो नहीं आती तो शुभम को छोड़ देती है और तुम उसे अपना लेना। अगर वो नहीं आएगी तो उसे जाने देना और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दो। उसकी आवाज में एक गैम्बलर का कॉन्फिडेंस था। नितेश शांत बैठा रहा। वो बस अपनी उंगलियों से वाइन के ग्लास को घुमाता रहा। उसने धीमी स्वर में कहा, क्या इस वाइन में सचमुच नशीली दवा है। सिद्धार्थ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, भले ही ये मेरी वाइफ का ऑर्डर है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन याद रखना, सुरभि अब वो नहीं रही जो 6 साल पहले थी। क्या तुम उसे धोखे को एक्सेप्ट कर पाओगे। नितेश ने एक ही घूंट में रेड वाइन खत्म की और खड़ा हो गया। उसका चेहरा शांत रहा था, लेकिन आंखों में एक निर्णय की चमक थी। उसने दृढ़ता से पूछा, रूम नंबर। दूसरी तरफ सुरभि बाथरूम से वॉश बेसिन पर झुकी हुई थी। ठंडे पानी के छींटों ने उसके चेहरे को तो ठंडा कर दिया था, लेकिन उसके मन की आग शांत नहीं हुई थी। आईने में उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन होठ अभी भी उस स्पर्श से जल रहे थे। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जैसे उधर से किसी ने फोन उठाया, सुरभि ने जल्दी से कहा, हे शुभम, मेरे काम निपटा देना, मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जा रही हूँ। जब उधर से सवाल आया तो उसने बस इतना कहा, कोई खास वजह नहीं है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। वैसे मैं जहाँ भी रहूँ, मेरा घर कहीं नहीं है। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। दुनिया बहुत बड़ी थी, लेकिन वो बिल्कुल अकेली थी, एक भटकती हुई आत्मा की तरह। जब वो बाहर निकली तो मयूरी दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा घबराहट से भरा था। मयूरी ने उसकी बांह पकड़कर कहा, शुरभि दीदी, अनर्थ हो गया। नितेश भाई की शराब में किसी ने नशीली दवा मिला दी। सिद्धार्थ उन्हें होटल के कमरे में ले गया है। उसकी बात सुनकर सुरभि सन रह गई। उसने हैरान होकर कहा, नशा? तो उसे वो हॉस्पिटल लेकर जाओ। तभी मयूरी ने धीमी आवाज में झूठ का जाल बुनकर कहा, ये कोई नॉर्मल नशा नहीं है सुरभि दीदी, ये एक एफ्रोडीसियस है। हॉस्पिटल इसका इलाज नहीं कर सकता। नितेश भाई को अभी एक महिला की जरूरत है। उसकी बात सुनकर सुरभि के पैरों तले की जमीन खिसक गई। तभी मयूरी ने उसे खींचकर कहा, चलो जल्दी करो। उसकी बात सुनकर सुरभि कुछ कदम चली और फिर रुक गई। उसने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, मयूरी, मैं नहीं जा सकती। उसकी गर्लफ्रेंड मिस सुनैना है ना, उन्हें बुलाओ। आगे से मयूरी ने तुरंत जवाब देकर कहा, उनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप? सुरभि के पास सोचने का वक्त ही नहीं था। मयूरी उसे खींचते हुए एक कमरे के दरवाजे तक ले गई। वहां सिद्धार्थ दीवार से टिके खड़ा था, किसी पहरेदार की तरह। सिद्धार्थ ने गंभीर और ठंडी आवाज में कहा, मिस सुरभि, फैसला अब आपके हाथ में है। अगर आप जरा भी हिचकिचाएं तो रिजल्ट गंभीर होंगे। अगर आप तैयार नहीं है तो वापस जा सकती हैं। मेरे आदमी इंतजाम कर लेंगे। उसकी बात सुनकर सुरभि ने उस बंद दरवाजे को देखा। अंदर वो आदमी था जिसे उसने 6 साल पहले छोड़ दिया था, लेकिन उसे एक पल के लिए उसकी भूल नहीं पाई थी। वहीं सिद्धार्थ ने मयूरी को अपनी बाहों में उठाया और जाने लगा। जाते जाते वो सुरभि के कान के पास झुका और एक ऐसा सच बोला जिसने सुरभि को हिलाकर रख दिया। ओह मिस सुरभि, मैं बताना भूल गया। नितेश की पर्सनल लाइफ इन 6 सालों में बिल्कुल साफ रही है।
वो उन पुरुषों में से है जो फिजिकल वफादारी को पवित्र मानते हैं। इसके बाद लिफ्ट में मयूरी ने सिद्धार्थ को बाहों में बुलबुलाते हुए कहा, तुम्हारा लहजा बहुत शांत था। क्या तुमने सच में नितेश भाई को नशीली दवा दी है? आगे से बस सिद्धार्थ ने मयूरी के गाल पर चुटकी काटी और मयूरी चिल्लाई। तभी सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, अगर उसे दवा देनी पड़ी तो उसका इलाज कराना पड़ेगा। इस औरत से वो बरसों प्यार करता है। वो दरवाजे पर खड़ी है, उसे दवा की क्या जरूरत है? आगे से मयूरी ने गाल रगड़कर शिकायत करके कहा, तुमने इतनी जोर से क्यों काटा? सिद्धार्थ ने उसकी कमर को थाम कर कहा, ताकि तुम्हारी एक्टिंग असली लगे। चलो कार में बैठो। मैंने तुम्हें ड्रिफ्ट सिखाने का वादा किया था, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ सुरभि ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरे में मंद पीली रोशनी थी। खिड़की के पास नितेश खड़ा था और सिगरेट पी रहा था। धुएं के छल्लों में उसका चेहरा धुंधला बड़ा आकर्षक लग रहा था। सुरभि धीरे धीरे उसके पास गई। उसने झिड़क कर अपना हाथ उसकी कोहनी पर रखा। उसकी मांसपेशियां तन गई। उसने पूछा, क्या तुम क्या तुम ठीक हो? नितेश ने सिगरेट बुझाई और उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहें शांत थी, नशीली नहीं। उसने धीरे से कहा, क्या तुम छूकर पुष्टि करना चाहती हो? उसकी बात सुनकर शोरबी ने नजरें झुका ली। तभी नितेश की लंबी उंगलियों ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। उसने पूछा, शोरभी, क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुमने अपने डायरेक्टर शुभम से इजाजत ली है? लेकिन आगे से सुरभि बिल्कुल चुप रही। उसके स्पर्श से उसके बदन में सिरहन दौड़ रही थी। नितेश ने देखा कि वो कितनी घबराई हुई है। वो बिल्कुल नहीं बदली थी। न वो मासूमियत, वही वही झिझक। 6 साल पहले भी वो ऐसी ही थी, प्यार में पड़ने पर शर्माने वाली, जिसे दिशाओं का ज्ञान नहीं, जो कच्चा चावल पकाती थी। नितेश ने अपनी बाहें फैलाकर कहा, इधर आओ। शोरबी हिचकिचाई, लेकिन जब नितेश ने जाने का फैसला किया तो उसने झट से उसका हाथ पकड़कर कहा, नितेश। अगले ही पल उसकी बाहों में थी। नितेश ने उसे इतनी जोर से भींचा मानो वो अपनी पसलियों में उसे समा लेना चाहता हो। उसने उसके बालों को चूम कर कहा, अगर ठंड लग रही है तो मुझे कस कर पकड़ लो। शुभम ने अपना सिर उसकी छाती में रख दिया। उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। 6 साल का सूखा आज आलिंगन में मिट रहा था। नितेश ने कोमलता से उसके माथे को चूमा और फिर उसकी आंखों को। आगे से सुरभि ने विरोध करने की कोशिश करके कहा, नितेश नहीं। लेकिन नितेश ने उसके होठों पर उंगली रख दी। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, ब्रेकअप क्यों हुआ? ये पूछना चाहती हो? क्योंकि सुनैना के साथ होने पर भी मैं तुम्हें उदास देखता था। मुझे डर है कि तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। क्या तुम मुझे मूर्ख पर यकीन करोगी? उसकी बात सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने हल्का सा मुक्का मार कर कहा, तुम सचमुच बड़े मूर्ख हो। इसके बाद उसने सिसक कर पूछा, तो बाहर में मुझे क्यों चिढ़ा रहे थे? तभी नितेश ने उसके होठों पर अपनी गिरफ्त में लेकर कहा, ताकि तुम्हें एहसास हो। क्या मैं अब तुम्हें चूम सकता हूँ? फिर उसने उसकी अनुमति का इंतजार ही नहीं किया। बिस्तर पर उस जज्बाती का तूफान अपने चरम पर पहुंच गया था। नितेश अचानक रुक गया। उसकी आंखों में गहरा आश्चर्य और एक अजीब सी खुशी थी। उसने धीरे से कहा, सुरभि, ये तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? उसकी आवाज भारी थी। आगे से सुरभि ने शर्म से अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। उसने उसे एक घूंसा मारकर कहा, चुप रहो। वही नितेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा कि वो शुभम के साथ थी। उसने सोचा कि वो मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन वो भी उसी की तरफ इंतजार कर रही थी। उसने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर कहा, सुरभि, शुभम से रिश्ता तोड़ दो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ साझा नहीं कर सकता। उसकी आंखों में अब सिर्फ बेइंतहा प्यार था। आगे से सुरभि ने अपनी नम आंखों से उसे देखा। ये आदमी जो 6 साल पहले सिर्फ उसी का था। उसने उसे अपनी उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और खुद उसे चूम लिया। उसने फुसफुसा कर कहा, कुछ मत कहो। इसके बाद कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज रह गई। इसी समय उधर बाहर रोड पर काली बेंटले एक खामोश जानवर की तरह खड़ी थी और सिद्धार्थ ने धीरे से कहा,
मयूरी मयूरी ने खिड़की से सिर टिकाया और आलस भरे जवाब में कहा, हम्म। आगे से सिद्धार्थ ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, कसकर पकड़ना, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली ड्रिफ्टिंग क्या होती है। और इसके बाद मयूरी कुछ समझ पाती सिद्धार्थ ने एक्सीलेटर का पैर दबा दिया। इंजन की दहाड़ के साथ तीर की तरह अंधेरे में वो दौड़ पड़ी, जिससे मयूरी चिल्लाई, आह। लेकिन उसके डर के नीचे एक रोमांस था। ठीक वैसे ही उस रात उन दोनों लवर की कहानी में एक नया तूफानी मोड़ ले लिया था। मयूरी की हथेलियां पसीने से तरबतर थी, मानो वो अभी अभी किसी भयानक झूले से उतरी हो। तितली के पंखों जैसी उसकी लंबी पलकें कसकर बंद थी। उसने काफी देर तक अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन गाड़ी की भीषण रफ्तार अभी भी उसके जहन में गूंज रही थी। तभी सिद्धार्थ ने इंजन बंद किया और अपनी सीट पर थोड़ा मुड़कर उस छोटी सी लड़की को देखा, जो बिल्ली की तरह सीट पर सिकुड़कर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक विनिंग मुस्कान तैर गई और उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर उसने मयूरी के छोटे से सिर को सहलाया और हंसकर उनको समझाकर कहा, ठीक है, हम यहाँ पहुंच गए हैं, अब डरने की कोई बात नहीं। मयूरी ने धीरे धीरे डरते डरते अपनी आंखें खोली और उनके सिर में आ रहे चक्कर शांत होने का इंतजार किया। जैसे ही उसे होश आया, वाव की आवाज के साथ वो जोर से चिल्लाने लगी। सिद्धार्थ को उम्मीद ही नहीं थी कि वो रो पड़ेगी। उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें किसी आदेश की तरह टपकने लगी। सिद्धार्थ का दिल पसीज गया। उसने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाकर आंसू पोंछकर कहा, लगता है तुम सच में डरपोक हो। क्या तुमने कुछ दिन पहले दिशांत के साथ रेस नहीं लगाई थी? मैं तो बस तुम्हें असली रेस दिखाना चाहता था। उसने समझाया कि दिशांत के साथ रेस के वक्त वो सिर्फ खेल रहा था। वो मयूरी की अपनी असली प्रतिभा और रेसिंग स्किल्स दिखाकर इम्प्रेस करना चाहता था, क्योंकि भले ही वो उसे बचकानी लगती थी, लेकिन वो उसकी तरफ आकर्षित थी। मयूरी रोते हुए उस आदमी को देख रही थी। गुस्सा और डर मिलकर उसे और भी उत्तेजित कर रही थी। उसने आव देखा ताव सिद्धार्थ के कंधे पर मुक्का मारकर कहा, ठीक है, तुम सबसे अच्छे हो, तुम ताकतवर हो, ठीक है। सिद्धार्थ, तुम इतने बुरे और दुष्ट क्यों हो? मुझे तुमसे बहुत नफरत है। ये कहते वो बुरी तरह से रो पड़ी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे रोकने के बजाय खुद को पीटने दिया। वो उसकी ओर झुका और अपनी मजबूत बाहों को उसके कंधे पर लपेटकर उसे गले लगा लिया। लेकिन आगे से मयूर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी बाहों में छटपटाने लगी। उसने मन ही मन में सोचा कि आदमी कितना ढीठ था, पहले धमकाया और अब गले लगा रहा है। मयूरी ने संघर्ष करके कहा, सिद्धार्थ, मुझसे दूर रहो। हम टॉप पर पहुंच चुके हैं, मैंने सब कुछ देख लिया। मुझे वापस ले चलो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जाओ और अपने पुराने और नए प्यार को ढूंढो। बोलते बोलते मयूरी ने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो भी एक पल वहां नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसको पतली कमर को पीछे से पकड़ लिया। मयूरी की कोमल पावर सिद्धार्थ के सामने कुछ भी नहीं थी। पल भर में सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और हंसते हुए उसकी कोमल गर्दन चूम कर कहा, नया प्यार और पुराना प्यार, मयूरी, सब कुछ तुम ही हो। तुम हो क्या? उसकी बात सुनकर मयूरी सोच में पड़ गई। क्या वो अभी भी उसे चिढ़ा रहा था? ये सोचकर मयूरी ने गुस्से में आवाज में कहा, मैं तुम्हारी पैसेंजर हूँ। ए, बी और सी, ठीक है? आगे से सिद्धार्थ ने उसकी देखकर आंखें सिकोड़ी और उसको बाहों में जोर से भर लिया। वो थोड़ा हाँफने लगा। उसने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करके कहा, ठीक है, आज बार के एंट्री गेट पर मेरी मुलाकात प्रियंका से हुई। प्रियंका दिशांत की बहन है। मैंने उसे अपने पास रखा क्योंकि वो मेरे काम की है। जब तक जाह्नवी की बात है, क्या उसका जिक्र करने से माहौल खराब नहीं होगा? मुझसे झगड़ा मत करो पगली, मैं जल्द ही सब कुछ सुलझा दूंगा। सिद्धार्थ का स्पष्टीकरण संक्षिप्त और सहज था। मयूरी जानती थी कि वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं। अगर वो ईर्ष्यालु न होती तो शायद उसे समझाने की जरूरत भी न पड़ती। जब उसने सब कुछ जल्द ही सुलझ जाएगा सुना, तो उसका दिल एक पल के लिए थम और चुप सा हो गया। वो उस पर विश्वास करती थी, लेकिन उसने उसे कुछ बताया ही नहीं था, इसलिए उसने पूछा भी नहीं। मयूरी ने अपने गुलाबी होठ सिकोड़ कर गुनगुना कर कहा, तुम अपनी प्रॉब्लम सुलझा लो।
मैं तुमसे नाराज रहूंगी, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे छोड़ दो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी नजर गाड़ी में रखे लाल रंग के फूलों पर पड़ गई। खूबसूरत लाल गुलाबों पर अभी भी ओस की बूंदें चमक रही थी। सिद्धार्थ ने तुरंत उसको वो फूल देकर कहा, हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरी हनी। उसने भी उसको गुलाब आज खरीदे थे। मयूरी का गुस्सा तुरंत पिघलने लगा। दिल मिठास से भर गया, लेकिन उसने नखरे दिखाकर कहा, इसे कौन लेना चाहता है? सिद्धार्थ ने पीछे होकर खिड़की खोलकर हंसकर कहा, क्या तुम्हें सच में नहीं चाहिए तो मैं इसे फेंक दूं? ये कहकर उसने गुलाबों को बाहर फेंकने का इशारा किया। मयूरी ने झट से उसे रोका और गुलाब छीन लिए। उसने अपना गंभीर चेहरा बनाकर कहा, ओह, मुझे बस लगा कि अगर तुम गुलाब फेंक दोगे तो मुझे बहुत दुख होगा, मुझे गलत मत समझना। सिद्धार्थ ने खिड़की बंद की और उसे प्यार से सहलाकर बोला, मैं नहीं करूंगा। उसने उसके सुगंधित कंधे को पकड़कर उसे अपने तरफ घुमाया। मयूरी गुलाबों को निहार रही थी। उसका चेहरा बालों में छिपा हुआ था। वो सचमुच आसानी से मान जाने वाली बच्ची थी। अब मयूरी का ध्यान खिड़की के बाहर था। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे पहाड़ की चोटी दिखाने ले गए थे? चलो बाहर जाकर देखते हैं। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन तभी एक क्लिक की आवाज आई और दरवाजा लॉक हो गया। मयूर ने अचंभित होकर पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा और दूसरे हाथ उसकी कमर पर। उसकी उंगलियों का स्पर्श मयूरी के पेट पर महसूस हुआ। उसने अपनी तीखी भौहें उठाकर हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? मयूरी कांप उठी। वो मूर्ख नहीं थी। उसने गुलाब एक तरफ फेंके और गुस्से में उस पर अपने हाथ को पटक कर कहा, सिद्धार्थ कमीने, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम इतने दयालु नहीं होगे। मुझे पहाड़ की चोटी पर क्यों लेकर आए हो? मुझे गाड़ी में क्यों फंसाया? मुझे अब तुम्हारे गुलाब नहीं चाहिए। तुमने वाकई में बहुत सोच समझ कर काम किया है। सिर्फ गुलाब के गुच्छे के बदले मेरे साथ सोना चाहते हो, सपने में भी नहीं। सिद्धार्थ, ये कहकर वो गुस्से में लाल हो गई। सिद्धार्थ ने उसके गुस्से को लाल होता देखकर वो बेहद अचानक अब और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उसने हंसकर कहा, मयूरी, तुमने ही सोने की बात कही थी, मैंने तो नहीं। मयूरी ने बहस नहीं की। उसने चाबी छीनने की कोशिश की। चाबी कहाँ है? चाबी दो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन सिद्धार्थ ने चालाकी से चाबी पिछली सीट पर फेंक दी। मयूरी ने झुंझला कर कहा, सिद्धार्थ, और वो चाबी लेने के लिए पिछली सीट पर कूद गई। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मौका देखा। जैसे ही मयूरी ने पिछली सीट पर चाबी पकड़ी, ठंडी हवा का झोंका आया और गाड़ी का दरवाजा खुल गया। सिद्धार्थ ने अपने लंबे पैर अंदर डाले और उसके पास बैठ गया। मयूरी प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाई और सिद्धार्थ ने उसके हाथ से चाबी छीनकर वापस आगे की सीट पर फेंक दी। मयूरी अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। यह सब उसका प्लान था। निराशा के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। तभी सिद्धार्थ ने उसे गले लगाकर कहा, मयूरी। मयूरी ने जोर से थप्पड़ मारा। सिद्धार्थ का चेहरा घूम गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने वापस मुड़कर कोमलता से कहा, हनी, क्या तुमने कुछ ज्यादा ही परेशानी नहीं खड़ी कर दी? आज वैलेंटाइन डे है और अच्छे से रहना। वहीं मयूरी का दिल दुख रहा था। क्या ये उसकी राय का कोई मोल नहीं? उसने निराश होकर कहा, मुझे मत छुओ सिद्धार्थ, मैं घर जाना चाहती हूँ। छोटा आरुष अभी भी घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उसे फोन करना चाहती हूँ। उसने कांपते हाथों से फोन मिलाया और कुछ ही रिंग्स के बाद उधर से मयूरी की मां चंचल की आवाज आई, हेलो मयूरी। लेकिन इससे पहले को कुछ बोल पाती, सिद्धार्थ ने फोन छीनकर काट दिया और उसे दूर फेंक दिया। अगले ही पल मयूरी को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में उसने ले लिया। मयूरी ने संघर्ष करके उसके कंधे पर काट लिया और इतना कि उसे खून का स्वाद महसूस हुआ, लेकिन सिद्धार्थ रुका नहीं। जब तूफान शांत हुआ तो सिद्धार्थ ने कोमलता से उसके सिर को सहला कर कहा, ठीक है बच्ची, मैं रुक जाता हूँ, मुझसे गलती हुई। ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, ठीक है। मयूरी अब रो रही थी और वो गुस्से में बोली, सिद्धार्थ, तुम कमीने हो। तुझे किसने इजाजत दी है? लेकिन आगे से सिद्धार्थ के आंसुओं ने उसे चूमना चाहा, लेकिन मयूरी ने उसे धक्का देकर कहा, मेरी आंखों को मत चूमो, तुम्हें इसका कोई हक नहीं। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम नहीं थे।
ये कहते हुए उसने पुराने दर्द याद किए जब वो इंग्लैंड में अकेली थी। आगे से सिद्धार्थ ने उसे कसकर पकड़कर कहा, कोई बात नहीं जान, ये सब मेरी गलती है, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद तो वो नहीं माना और उसने होठों को चूम लिया। जब मयूरी ने विरोध नहीं पिघल गया। इसके बाद रात के 1 बज चुके थे। सिद्धार्थ गाड़ी चला रहा था। पैसेंजर सीट पर मयूरी बिल्ली के बच्चे की तरह सिमटी हुई थी और उसकी जैकेट से उसका छोटा सा चेहरा छिपा हुआ था, जिस पर अभी भी आंसुओं और लालिमा के निशान थे। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। कुछ देर बाद बेंटले मेहरा परिवार के विला के बाहर रुकी। सिद्धार्थ ने मयूरी को गोद में उठाया और घंटी बजाई। धर्मपाल ने दरवाजा खोला। वो हैरान रह गई। उसने हैरान होकर पूछा, सिद्धार्थ, तुम और मयूरी इतनी देर से क्यों लौटे हो? लेकिन सिद्धार्थ चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही घर की गर्माहट ने स्वागत किया। चंचल ने सीढ़ियों के नीचे आकर कहा, सिद्धार्थ, तुम दोनों इतनी देर से क्यों लौटे हो? मयूरी ने फोन किया था और काट दिया। मुझे चिंता हो रही थी। आगे से सिद्धार्थ ने सहजता से झूठ बोलकर कहा, पापा, मम्मी, आज वैलेंटाइन डे है। मैं मयूरी को थोड़ा मजाक कराने के लिए बाहर लेकर गया था। वो कॉल शायद अनजाने में लग गई थी। उसकी बात सुनकर चंचल ने राहत की सांस ली और मयूरी को सोते देखा। उसे ऊपर ले जाओ, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। इसके बाद कमरे में पहुंचकर सिद्धार्थ ने मयूरी को बिस्तर पर लेटाया। तभी उसने देखा कि आरुष का पालना खाली था। ये देखकर उसने सोचा कि शायद माँ उसे अपने कमरे में ले गई। तभी बगल के कमरे में वो की आवाज आ रही थी। सिद्धार्थ तुरंत बाहर गया और चंचल से मिला, जो रोते हुए आरुष को लेकर आ रही थी। उसने सिद्धार्थ को देखकर कहा, सिद्धार्थ, नन्ना आरुष शायद भूखा है, मयूरी से कहो कि उसे दूध पिला दे। आगे से सिद्धार्थ ने सहजता से सिर हिलाकर कहा, ठीक है। ये कहते हुए उसने बेटे को गोद में लिया और 6 महीने का भूखा आरुष बिलख रहा था भूख से और हाथ पैर मार रहा था। सिद्धार्थ ने उसे चूम कर कहा, नन्हे आरुष, तुम्हें पता था कि पापा बीमार है, इसलिए तुमने मासूमियत दिखाने के लिए रो रहे हो, है ना? आरुष ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने पापा की मजबूत बाहों पर लाते मारता रहा। इसके बाद सिद्धार्थ कमरे में लौटा। मयूरी गहरी नींद में थी। उसने झुककर उसे चूम कर कहा, हनी, उठो। मयूरी हड़बड़ाकर जाग गई। बेटे के रोने की आवाज सुनकर उसकी ममता को उसको जाग गई। उसने नींद से भरी आवाज में कहा, नन्हे आरुष, क्या हुआ? रोना बंद करो। क्या तुम खाना चाहते हो? आरुष ने माँ की आवाज सुनी और उसको शिकायत भरी नजरों से देखने लगा। मयूरी का दिल पिघल गया। उसने प्यार से कहा, नन्हे आरुष, अब मत रो, माँ की गलती है। तभी सिद्धार्थ ने बीच में टोककर आरुष को मयूरी की गोद में रखकर कहा, ठीक है, उसे फुसलाना बंद करो। माँ ने कहा है कि नन्हा आरुष भूखा है, तुम उसे दूध पिलाना शुरू करो। मयूर ने सिद्धार्थ को गुस्से में घूर कर हाथ मारकर कहा, क्या कर रहे हो? तुम्हारी बातों में कुछ इशारा है। मुझे इधर उधर मत छुओ, चुपचाप उधर मुड़ जाओ। सिद्धार्थ ने उसकी अस्त व्यस्त सुंदरता को निहारा, लार निकाली और फिर मुड़ गया। तभी वाव आरुष फिर से रोने लगा। मयूरी भी शर्म और गुस्से से रोने लगी। सिद्धार्थ परेशान हो गया था। वो घुटनों के बल बैठ गया और उसने पूछा, हनी, क्या हुआ? क्या तुम उसे दूध नहीं पिला रही हो? मयूरी ने रोकर कहा, बदमाश, जल्दी जाओ और नन्हे आरुष के लिए फॉर्मूला दूध बनाओ। सिद्धार्थ पल भर के लुका और फिर समझ गया। पिछली सीट पर जो हुआ उसे कारण मयूरी उसे अभी दूध नहीं पिला सकती। उसने माफी मांगकर बेटे से कहा, माफ करना नन्हे आरुष, पापा समय पर खुद को रोक नहीं पाए। मैंने तुम्हारा खाना चुरा लिया। अगली बार पापा तुम्हारे लिए थोड़ा खाना जरूर छोड़ देंगे। उसकी बात सुनकर मयूरी शर्म से लाल हो गई। इसके बाद सिद्धार्थ ने निपुणता से फॉर्मूला दूध बनाया। वो बस शांत और तर्क संगत था, जिसने मयूरी को फिर से उसकी तरफ आकर्षित कर दिया। बच्चे को दूध पिलाया। आरुष ने पेट मारते ही रोना बंद कर दिया और अपने पापा को देखकर मुस्कुराने लगा। सिद्धार्थ ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे छेड़कर कहा, नन्हे आरुष, क्या तुम पूछने वाले हो कि पापा और मम्मी इतनी देर रात को बाहर क्यों गए थे? हम नन्हे आरुष के लिए एक छोटी बहन बनाने गए थे। तभी मयूरी ने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ, तुम बच्चों को बुरी बातें सिखा रहे हो। तभी सिद्धार्थ को अपनी आस्तीन पर एक गिला महसूस हुआ। उसने देखा आरुष ने पेशाब कर दिया था।
सिद्धार्थ ने अपने बेटे को घूरा और आरुष मासूमियत से उसे देखने लगा। वहीं ये सब देखकर मयूर ने हंसकर कहा, ये इसी के लायक था। उसने इतना उग्र होने के लिए किसने कहा था? सिद्धार्थ ने शरारती मुस्कान के साथ बेटे को हल्का सा थप्पड़ मारा। तभी मयूरी ने विरोध करके कहा, सिद्धार्थ, तुमने हमारे बेटे को क्यों मारा? आगे से सिद्धार्थ ने मयूरी के गाल थपथपा कर कहा, क्या इसे मारना माना जाता है? आगे से मयूरी ने उसे धकेल कर कहा, जाओ तुम यहां से, पापा से दूसरी कमीज मांग लो और नहा लो। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ कपड़े लेने चला गया। जब वो लौटा, मयूरी ने देखा कि वो कितनी कोमलता से आरुष के कपड़े बदल रहा था। अंत में उसने एक साफ सुथरा खुशबूदार बच्चा मयूरी की गोद में रख दिया। प्यार भरे स्पर्श से नन्हा आरुष तो सो चुका था। मयूरी ने राहत की सांस ली और कमरा अब शांति और प्रेम से भरा था। मयूरी अभी उसकी नींद के खुमार में थी, लेकिन उसकी चेतना जाग चुकी थी। उसने अध खुली आंखों से देखा, वो आदमी सिद्धार्थ बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा अपनी काली कमीज के बटन खोल रहा था। मयूरी ने घबराहट में अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो उसे ऐसे देखने को तैयार नहीं थी। इसके बाद बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ। वो शावर की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद वो ठंडी ताजगी भरी खुशबू के साथ सिद्धार्थ बाहर निकला। बिस्तर एक तरफ धंस गया था। उसके बड़े खुरदरे हाथ मयूरी के गालों को सहलाने लगे। मयूरी ने प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद को कंबल में और गहरा छिपा लिया। इसके बाद जब सिद्धार्थ जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी एक छोटे कोमल हाथ ने उसका अंगूठा पकड़ लिया। पीछे से एक दबी हुई आवाज आई, क्या क्या तुम जा रही हो? सिद्धार्थ ने अपनी कलाई पर घड़ी देखी। 1 घंटा बाकी था। वो वापस मुड़ा और लापरवाही से बिस्तर पर लेट गया। उसने नन्हे आरुष अपनी वाइफ को बाहों में समेट लिया। मयूरी का चेहरा नींद से गुलाबी हो रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ का चेहरा और दिल पिघल गए थे। उसने उसके माथे को चूमा और कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, चिंता मत करो, सो जाओ। मयूरी को राहत मिली, लेकिन अगले ही पल सिद्धार्थ की भारी और मोहक आवाज ने उसे चौंका दिया। सिद्धार्थ ने उससे कहा, हनी, आज हमने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं की। कोई भी गोली मत लेना। अगर प्रेग्नेंट हो जाओ तो बच्चे को जन्म देना। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल और जोर से धड़कने लगा। वो अभी बच्चे को फीड करा रही थी। क्या वो सच में प्रेग्नेंट हो सकती है? वो कुछ बोल ना सकी और तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसके गाल पर चुटकी लेकर कहा, सो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। अगली सुबह धूप पर्दों को चीर कर कमरे में फैल गई। मयूरी की नींद नन्हे आरुष की किलकारियों से उठ गई और वो हाथ पैर मार रहा था। मयूरी ने उसे प्यार किया, लेकिन उसकी नजरें खाली बिस्तर पर टिक गई। सिद्धार्थ जा चुका था। यह देखकर मयूरी ने अपने बेटे को उंगली पकड़कर शिकायत करके कहा, पापा बड़े बदमाश है आरुष। उन्होंने कहा था कि वो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन देखो सुबह होते ही चले गए। आरुष ने जवाब में तालियां बजा दी, मानो माँ की बात से सहमत हो। इसके बाद मयूरी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में उसने देखा सिद्धार्थ की काली कमीज कपड़े धोने की टोकरी में पड़ी थी। जैसे मयूरी ने उसे धोने के लिए उठाया, एक अजीब सी तीखी गंध उसकी नाक से टकरा गई। जड़ी बूटियों और रसायनों को मिली जुली गंध। उसने कमीज को नाक के पास लाकर गहराई से पूछा। तभी उसकी माँ चंचल आरुष को लेने अंदर गई। उसने अंदर आते ही कहा, मयूरी, तुम क्या कह रही हो? कपड़े छोड़ दो, नाश्ता तैयार करो। लेकिन मयूरी के दिमाग में खतरे की घंटी बज चुकी थी। वो कमीज हाथ में लिए सीढ़ियों से नीचे भागी। उसने भागकर कहा, माँ, मुझे जरूरी काम है, आप लोग नाश्ता कर लो। ये कहकर वो बाहर निकल गई। दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर एक पोर्श गाड़ी दौड़ रही थी। नितेश गाड़ी चला रहा था और बगल में सुरभि बैठी थी। माहौल तनावपूर्ण था। कल रात जो हुआ उसके बाद सुरभि की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। नितेश शांत था। उसकी सफेद कमीज की आस्तीन ऊपर मुड़ गई थी। उसने सुरभि की चुप्पी को भांप कर पूछा, क्या तुम्हें इसका पछतावा है? सुरभि के पास कोई जवाब नहीं था। नितेश ने एक अस्पष्ट सी हंसी हंसी और तभी सुरभि की नजर एक मेडिकल स्टोर पर पड़ी। उसने जल्दी से कहा,
गाड़ी रोको। नितेश ने गाड़ी रोकी। सुरभि भागी और आईपीएल खरीदने मेडिकल स्टोर के अंदर गई। स्टोर कीपर ने उसे नसीहत देकर कहा, मैडम ये शरीर के लिए ठीक नहीं, आप शादीशुदा लगती हैं, बच्चे को जन्म दीजिए। लेकिन सुरभि ने कांपते हाथों से वो दवा खरीद ली। जब वो वापस गाड़ी में बैठी तो नितेश ने सिगरेट बुझाकर कहा, सुरभि क्या तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा है? फ्यूचर, ये सुनकर सुरभि हैरान रह गई। तभी नितेश ने आदेशात्मक स्वर में कहा, शुभम से रिश्ता तोड़ दो। मैं उस औरत का हाथ कभी नहीं छोड़ता जो मेरी हो चुकी है। हम डेटिंग शुरू कर सकते हैं। सुरभि स्तब्ध रह गई। घर पहुंचते वो भागना चाहती थी, लेकिन नितेश ने उसे रोका और एक मलहम की ट्यूब थमाकर बोला, इसे लगा लेना, दर्द कम होगा, और हाँ, मैं शायद कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर रहूंगा। आगे से सुरभि ने कुछ नहीं कहा और वो बस चुपचाप अपने अपार्टमेंट की तरफ चली गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो लिफ्ट से बाहर निकलते ही मयूरी से टकराई। मयूरी की हालत खराब थी, आंखों में आंसू थे। उसको ऐसे देखकर सुरभि ने घबरा कर पूछा, मयूरी क्या हुआ? मयूरी के सिद्धार्थ की काली कमीज सुरभि के हाथों में थमा कर कहा, दीदी, क्या इसमें अफीम की गंध है? सुरभि ने सूंघा और गंध स्पष्ट थी। उसने सिर हिलाकर कहा, अफीम? मयूरी, ये जरूरी नहीं कि वो नशा करता हो, मेडिसिन में भी इसका उपयोग होता है। चलो शुभम के पास चलते हैं, वो डॉक्टर है, वही इसके बारे में बता पाएगा। हॉस्पिटल में शुभम ने कमीज का विश्लेषण किया और चेहरा गंभीर बनाकर कहा, मिस मारवा, इस अफीम में सुन करने वाली दवाई और भारी एंटीबायोटिक्स हैं। ये बाजार में मिलने वाली चीज नहीं। ये किसी बहुत दर्दनाक स्पेसिफिक बीमारी के इलाज के लिए एक्सपेरिमेंटल दवा लगती है। सिद्धांत साफ है, जहर को जहर मारता है। उसकी बात सुनकर मयूरी के पैरों कांपने लगे। उसने दहाड़ कर कहा, स्पेसिफिक बीमारी? आगे से शुभम ने उसको समझा कर कहा, ऐसी बीमारी जो सीधे नशे और ब्लड फ्लो पर हमला करती है, जिसका दर्द असहनीय होता है। उसकी बात सुनकर मयूरी को जैसे लगा छत गिर पड़ी हो। सिद्धार्थ बीमार था, बहुत बीमार। वो उसे छिपा रहा था। वो रो पड़ी। उसने रो कर पूछा, मुझे उससे मिलना है, मुझे अपनी आंखों में देखना है कि वो ठीक है या नहीं। वहीं उधर सिद्धार्थ के ऑफिस में नितेश गुस्से में टहल रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाकर सिद्धार्थ से पूछा, वो टेस्ट ट्यूब वाली दवा कहाँ है सिद्धार्थ? तुम जानते हो कि वो कितनी खतरनाक है, उसका इस्तेमाल आखिरी उपाय के तौर पर होता है। आगे से सिद्धार्थ ने लापरवाही से फाइल से नजर हटाकर कहा, मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर नितेश समझ गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी सिद्धार्थ ने अपनी कुर्सी पीछे की और मुस्कुराकर कहा, नितेश, क्या तुमने कहावत सुनी है, पियोनी का फूल खिलने से पहले मरने से बेहतर है कि मरकर भी उसकी खुशबू बनी रहे। कल रात की खुशी के लिए जोखिम भी उसे मंजूर है। ये तभी सिद्धार्थ का फोन बजा। स्क्रीन पर जानवी का नाम था। जैसे ही सिद्धार्थ ने फोन उठाया, उधर से जानवी की आवाज आई, हेलो यंग मास्टर सिद्धार्थ, मुझे प्रेम जादू का इलाज पता है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में ठंडक आ गई, लेकिन आवाज तो वही पुराना आकर्षण था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर? दूसरी तरफ से जानवी ने अपनी शर्त बताकर कहा, बस मुझे तुमसे एक सौदा करना है। मयूरी को डाइवोर्स दो, मुझसे शादी करो। जिस दिन मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा, इलाज तुम्हारा। सिद्धार्थ ने एक पल सोचा, फिर हंसकर बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पास इलाज है? मैं देखना चाहता हूं कि एक होटल का कमरा बुक करो। उसकी बात सुनकर जानवी का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत एक्साइटेड होकर कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। इसके बाद फोन रखने के बाद सिद्धार्थ उठा। तभी नितेश ने उससे पूछा, क्या प्लान है? आगे से सिद्धार्थ ने व्यंग करके कहा, वो चाहती है कि मैं तुम्हारा जीजू बनूं। सब तैयार है, मुझे बस इस खेल को खत्म करना है। वहीं बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मयूरी और सुरभि एक टैक्सी में थी। मयूरी का दिल बैठा जा रहा था। उसने सुरभि से कहा, सुरभि दीदी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक आलीशान होटल पर पड़ी। वहां सिद्धार्थ की बेंटले खड़ी थी। वेटर छाता लिए सिद्धार्थ का स्वागत कर रहा था। ये देखकर मयूरी ने चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोको, वो सिद्धार्थ है, वो होटल क्यों जा रहा है? सुरभि ने रोकने की कोशिश करके कहा, बारिश हो रही है। लेकिन मयूरी दरवाजा खोलकर भाग चुकी थी। उसे आज जवाब चाहिए ही था। वहीं उधर होटल की छठी मंजिल पर कमरा नंबर 601 के सामने रुका। उसने बेल बजाई। दरवाजा खुला। अंदर जानवी खड़ी थी। उसने एक बहुत छोटी लाल रंग की ड्रेस पहनी थी, जिसे गला काफी गहरा था और वो नंगे पैर थी। उसने खुद को सजा रखा था। कमरे में मादक खुशबू फैली थी। सिद्धार्थ ने जेब में हाथ डाले शांत भाव से कमरे का जायजा लिया। उसकी आंखों में कोई वासना नहीं, बल्कि एक शिकारी की चमक थी। वो उसको देखते ही जानवी ने एक्साइटेड होकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, तुम आ गए।
उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी आंखें चुंबक की तरह सिद्धार्थ की तरफ खींची चली गई। सिद्धार्थ ने गहरे लाल रंग की कमीज पहनी थी। बारिश की कुछ बूंदें उसके कंधों पर चमक रही थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, लापरवाह लेकिन बड़ी आकर्षक। उसने जाह्नवी को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी नजरों में कोई तीखापन नहीं, बल्कि एक अजीब सी कशिश थी। सिद्धार्थ ने धीरे से पूछा, क्या मेरे पास आने से पहले तुम प्यार के लिए तरस रही हो? उसकी बात सुनकर जाह्नवी शर्म से लाल हो गई। उसने कभी नहीं सोचा कि सिद्धार्थ जैसा गरिमा व्यक्ति इस तरह बात करेगा। तभी सिद्धार्थ लापरवाही से बिस्तर के किनारे बैठकर बोला, एंटीडोट कहाँ है, चलो देखते हैं। जाह्नवी ने अपने फोन में एक तस्वीर सिद्धार्थ को दिखाकर कहा, यही वो दवा है। सिद्धार्थ ने एक नजर तस्वीर पर डाली और फिर अपनी गहरी निगाहें जाह्नवी के चेहरे पर टिकाकर कहा, सिर्फ एक तस्वीर? तुम इसे मुझे भेज सकती थी, लेकिन तुमने मुझे होटल बुलाया। बताओ तुम क्या चाहती हो? सिद्धार्थ का रूप जाह्नवी के लिए नशीला था। वो अपना आपा खो बैठी। उसने आगे बढ़कर सिद्धार्थ के कंधे को छुआ और कोमलता से कहा, सिद्धार्थ तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हें। बस शर्त यह है कि आप मयूरी को डिवोर्स दे दें। सिद्धार्थ ने उसका हाथ हटा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बने रही। उसने जाह्नवी का डीप नेकलाइन की तरफ इशारा करके कहा, डिवोर्स की बात बाद में, हम होटल के कमरे में हैं, क्यों ना वक्त का सही इस्तेमाल करें। इसे उतार दो। उसकी बात सुनकर जाह्नवी अवाक रह गई। उसका चेहरा तमतमा गया, लेकिन सिद्धार्थ के सम्मोहन ने उसे अपने ड्रेस की पट्टियां नीचे सरका दी। ठीक उसी समय छठे मंजिल के कॉरिडोर में मयूरी के कदम भारी थे। उसे लग रहा था कि जैसे हवा में कुछ अशुभ है। कमरा नंबर 601 का दरवाजा अध खुला था। मयूरी ने अंदर झांका, जो देखा उसकी सांसें थम गई। सिद्धार्थ बिस्तर पर बैठा था और उसके सामने जाह्नवी लगभग अधनग्न थी। दरवाजे की हल्की सी आहट ने सिद्धार्थ का ध्यान खींचा। जैसे उसने मयूरी को देखा, वो झट से खड़ा हो गया। उसने हड़बड़ा कर कहा, मयूरी। उसकी आवाज में घबराहट थी, जो उसके स्वभाव के विपरीत थी। जाह्नवी ने मयूरी को देखा और खुद को ढककर अपनी आंखों में एक विनिंग भाव ले आई। वहीं मयूरी का चेहरा पीला पड़ गया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। तभी सिद्धार्थ ने उसके पास आकर कहा, मयूरी तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, जाओ यहां से। तभी एक थप्पड़ की आवाज सन्नाटे को चीर गई। सिद्धार्थ का चेहरा एक तरफ घूम गया। मयूरी का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। उसने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ तुम हरामखोर, आज से हमारा रिश्ता खत्म। मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कह पाता, मयूरी मुड़ी और भाग गई। लिफ्ट की तरफ दौड़कर वो एक वेटर से टकराई। उसके हाथ में प्लेटें गिरकर टूट गई। मयूरी ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, वो लिफ्ट में घुसी और रो पड़ी। वहीं उधर कमरे में सन्नाटा छा गया। वेटर ने दरवाजा बंद कर दिया। जाह्नवी ने मौका देखकर सिद्धार्थ की तरफ बढ़कर कहा, सिद्धार्थ मयूरी डिवोर्स चाहती है, अच्छा हुआ, अब तुम मेरे हो सकते हो। ये कहते हुए वो सिद्धार्थ को गले लगाने के लिए लपकी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे ऐसे झटक दिया जैसे वो कोई गंदगी हो। वो एक शब्द नहीं बोला, बस दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया। ये देखकर जाह्नवी हैरान थी। उसने धीरे से कहा, सिद्धार्थ। तभी उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, वही इत्र जो प्रियंका लगाती थी। उसकी आंखों के सामने छाने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पीछे से बाथरूम का दरवाजा खुला और किसी ने उसे दबोच लिया। उसे घसीटकर बिस्तर की ओर ले जाया जा रहा था। उसकी धुंधली नजरों ने देखा कि सिद्धार्थ अभी दरवाजे के पास खड़ा था। जेब में हाथ डाले उसकी आंखें किसी गहरी खाई की तरह ठंडी और निर्दयी थी। वहीं उधर देशांत अपने घर में लिविंग रूम में बैठा था। चारों तरफ उसके खूंखार बॉडीगार्ड तैनात थे। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने वीडियो खोला। वीडियो में जाह्नवी एक होटल के कमरे में थी, लेकिन उसके साथ सिद्धार्थ नहीं बल्कि कोई अमीर आदमी था। दिशांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी दूसरा वीडियो आया। जाह्नवी, जो हमेशा साथ में नखरे दिखाती थी, उस अजनबी के साथ खुशी से झूम रही थी। छी! दिशांत ने फोन जमीन पर पटक दिया। सिद्धार्थ ने उसे कमरा करारा जवाब दिया था। वीडियो का मैसेज साफ था, जिस राजकुमारी को तुम पाना चाहते थे, वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी, यहाँ तक कि खुद को किसी और को सौंपने को भी। तभी उसके एक आदमी ने उसे शांत रहने की कोशिश करके कहा, बोस, जाह्नवी के एंटीडोट उसने चुराया, क्योंकि वो सिद्धार्थ को चाहती है, लेकिन एंटीडोट नकली है। सिद्धार्थ को असली दवा कभी नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर दिशांत ने एक करार मुस्कान के साथ कहा, सिद्धार्थ चालाक है, लेकिन मैंने असली एंटीडोट को नॉर्थ वेस्ट में अपने गुप्त बेस में छिपा रखा है।
उसे कभी पता नहीं चलेगा। इसके बाद उसने ऑर्डर देकर कहा, किसी को भेजकर जाह्नवी को उठा लाओ। सिद्धार्थ ने मुझे चुनौती दी है, अब मैं उस औरत को सबक सिखाऊंगा। आगे से उसके फॉलोअर्स ने कंफर्म करके पूछा, क्या हम उसे उठा लाए बॉस? आगे से दिशांत ने सिगरेट जलाकर कहा, हाँ, जब वो यहाँ आए तुम लोग उसके साथ जो चाहो कर सकते हो, वो मेरे लिए अब कचरा है। वहीं बाहर बारिश तेज हो गई। टैक्सी में बैठी मयूरी के आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। तभी सुरभि ने चिंतित होकर पूछा, मयूरी क्या हुआ है? उसकी बात सुनकर मयूरी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से उसकी बात का जवाब देकर कहा, दीदी, मैंने सिद्धार्थ को होटल में जाह्नवी के साथ देखा और वो नग्न थी। उसकी बात सुनकर सुरभि हैरान रह गई, लेकिन मयूरी को अगली बात ने उसे चौंका दिया। मयूरी ने उससे कहा, दीदी, मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे डर लग रहा है कि सिद्धार्थ किसी बड़ी मुसीबत में है। उसकी बात सुनकर सुरभि ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मयूरी ने दृढ़ता से कहा, सिद्धार्थ ऐसा नहीं है। अगर ये नॉर्मल धोखा होता तो मैं वो हंगामा करती, लेकिन वहां सिद्धार्थ की आंखों में मैंने डर देखा। उसे जाह्नवी ने ब्लैकमेल किया। मुझे लगता है कि प्लेन क्रैश के बाद उसकी बीमारी की वजह दिशांत और जाह्नवी है। वो लोग उसे एंटीडोट के लिए नचा रहे हैं। अब सुरभि को समझ आ गया तो उसने मयूरी से पूछा, तो तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? मयूरी ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, क्योंकि उस कमरे में मुझे लगा कि कोई हम पर नजर रख रहा है। सिद्धार्थ का प्लान न बिगड़े, इसलिए मैंने नाटक किया और उसे छोड़कर जा रही हूँ। अब हमें बस इंतजार करना होगा। ये कहते हुए मयूरी ने खिड़की के बाहर देखकर आगे कहा, हमें उस पर भरोसा रखना होगा। अगले दिन शहर में एक भौंकने वाली खबर से जाग उठा। हेडलाइंस थी, यंग मास्टर सिद्धार्थ को दिल का दौरा, मौत की आशंका। मेहरा विला में मातम पसरा था। मयूरी की मां रो रही थी। उसने रोकर कहा, मयूरी, सिद्धार्थ चला गया। मयूरी ने शांत भाव से अपनी मां को संभाला और अपने बेटे आरुष को गोद में लेकर कहा, मां, रोना बंद कीजिए, सिद्धार्थ मरा नहीं, ये सब एक प्लान का हिस्सा है। हमें बस कुछ दिन घर में छिप कर रहना होगा। तभी मयूरी का फोन बजा। उसकी मैनेजर मधु लाइन पर थी। जैसे ही उसने फोन उठाया, मधु ने पूछा, मयूरी, क्या ये सच है? आगे से मयूरी ने निर्देश देकर कहा, नहीं, अब तुम बस शूटिंग जारी रखो, गुलेरिया कॉरपोरेशन पर नजर रखो। सिद्धार्थ ने पहले ही कंपनी से सभी गद्दारों को निकाल दिया, इसलिए बगावत का डर नहीं। बस मीडिया को संभालने में मेरी मदद करो। फोन रखकर मयूरी ने टीवी चलाया। सिद्धार्थ के माता पिता हेमराज और सारिका हॉस्पिटल के बाहर आ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। मयूरी समझ गई ये सब नाटक था। दुश्मन को बेफिक्र करने के लिए सिद्धार्थ ने अपनी मौत का स्वांग रच दिया था। उन्होंने आरुष के नन्हे गाल को चूम कर कहा, बेटा, तुम्हारे पापा एक फाइटर हैं, वो वापस जरूर आएंगे। इसी समय उधर प्रियंका सिद्धार्थ की मौत की खबर सुनकर रो रही थी। उसने जाह्नवी को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रोकर वो अपने भाई दिशांत के विला में जा पहुंची। वो उसके स्टडी रूम में घुस गई। उसने स्टडी रूम में घुसकर कहा, भाई दिशांत वहां नहीं था, लेकिन मेज पर कुछ अजीबोगरीब नक्शे और हथियारों के मॉडल रखे थे। तभी बाहर से दिशांत अंदर आया, उसे डांटने लगा, लेकिन आगे से प्रियंका रो पड़ी। उसने सिसक कर कहा, भाई, सिद्धार्थ मर गया, मेरा पहला प्यार। आगे से दिशांत ने उसे चुप करवा कर कहा, वो मर चुका है, रोने से वापस नहीं आएगा। वैसे भी उसकी वाइफ थी, तुम घर जाओ। ये कहकर दिशांत उसे बाहर लेकर जा रहा था। तभी एक गेस्ट रूम के पास से गुजरे। दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। अंदर से एक महिला की दबी हुई चीखें आ रही थी, जिसे सुनकर प्रियंका ने दिशांत से पूछा, भाई, अंदर कौन है? कमरे के अंदर जाह्नवी फर्श पर पड़ी थी। वो दिशांत के आदमियों के बीच घिरी थी। अपने प्रियंका की आवाज सुनी। उसकी आंखों में एक उम्मीद जागी। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन एक भारी हाथ ने उसका मुंह दबा दिया। दर्द और अपमान के बीच उसे एहसास हुआ, उसका खेल खत्म हो चुका था। वो मोहरा बनकर रह गई थी। अब जिस नर्क में वो थी, वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। बाहर दिशांत ने प्रियंका को खींचकर कहा, कुछ नहीं, बस टीवी चल रहा होगा, चलो। हवा में साजिश, दर्द और प्रतिशोध की गंध तैर रही थी। शतरंज की बिसात बीत चुकी थी। सिद्धार्थ की मौत के साथ खेल का असली दौर भी शुरू हो चुका था। दिशांत के विला में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे कभी कभी एक दबी हुई चीख तोड़ रही थी। सीढ़ियों पर खड़ी प्रियंका ने डर कर पूछा, ये आवाज किसकी है? दिशांत ने उसकी जिज्ञासा को दबाकर कहा, बच्चों को इतनी सारी बातें नहीं पूछनी चाहिए। वो मेरे एक सबऑर्डिनेट की गर्लफ्रेंड है। वो उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ लाया है। इसके बारे में चिंता मत करो। उसके स्वर में एक झूठी निश्चिंतता थी।
आगे से प्रियंका ने मासूमियत से मानकर कहा। ठीक है। उसके कदमों की आवाज से सीढ़ियां गूंजती हुई दूर हो गई। कमरे के अंदर जानवी ने जैसे ही यह सुना, उसकी बची खुची उम्मीद भी दम तोड़ गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया, आंखों में शून्यता आ गई। तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। दिशांत के एक सब ऑर्डिनेट ने उसके रेशमी बाल मुट्ठी में जकड़कर गाली देकर कहा, कुतिया, तुमने लगभग मेरा अच्छा काम बिगाड़ दिया। तभी दूसरे आदमी ने हंसकर कहा, ठीक है, उसे मत मारो। बॉस ने अभी अभी उसे हमें इनाम के तौर पर दिया है। मुझे अब वो कभी नहीं मिली है। जानवी के ऊपर खड़े आदमी को हटाने का इशारा करके बोला, जल्दी करो, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं। तभी पहले वाले ने क्रूरता से कहा, इतनी जल्दी क्या है? ये औरत तो पूरी तरह से चिकनी चुपड़ी है, वाकई एक कुलीन महिला। जब मैं सोचता हूँ कि बॉस के साथ रहते हुए हमें कैसे हुक्म देती थी, तो मेरा मन करता है कि उसे तड़पा तड़पा कर मार डालूं। कमरे में मौजूद 7-8 आदमी दरिंदों की तरह हंस पड़े। उनमें से एक ने हंसकर कहा, कौन सी कुलीन महिला? अब ये तो खिलौना है। जानवी बिस्तर से बंधी हुई थी, दर्द और अपमान से बेहाल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ कैसे पहुंची। होटल के उस रात वो जागी तो शरीर पर निशानों के साथ अकेली थी। वो जानती थी कि वो सिद्धार्थ नहीं था, वो किसी भंवर में फंस गई थी। दिशांत जो उसे कभी राजकुमारी कहता था, अब उसे अपने आदमियों के हवाले कर चुका था। उसने मन ही मन में सोचा, क्या सिद्धार्थ को एंटीडोट नहीं चाहिए? और उसकी माँ उसे ढूंढने क्यों नहीं आई? तभी बेहोशी की हालत में किसी ने उसके गाल को नोच कर कहा, क्या सोच रही हो कि तुम्हें कौन बचाएगा? यंग मास्टर सिद्धार्थ मर चुके हैं, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर जानवी ने चौंक कर कहा, क्या सिद्धार्थ मर गया? जानवी ने की फटी हुई आवाज निकली। दिशांत ने उसे गर्म पानी पिलाकर उसका गला जला दिया था। उसकी आवाज किसी बूढ़ी औरत की जैसी हो गई थी। आगे से उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, यंग मास्टर ने तुम्हारे दिए हुए नकली एंटीडोट को खा लिया और वो मर गए। उसकी बात सुनकर जानवी को बिजली का झटका लगा। नकली, लेकिन उसने असली समझ कर दिया था। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही अंधेरा छा गया। आदमियों की हंसी गूंज रही थी। बॉस ने कहा है, अगर ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो हमें एक बड़ा इनाम मिलेगा। दिन बीतते गए और यातनाओं का कोई अंत नहीं था। अंततः एक दिन दो आदमी उसे घसीटते हुए बाहर लाए। सूरज की रोशनी में उसकी आंखों चुंधिया गई थी। सामने लॉन पर गाड़ियों का काफिला खड़ा था। तभी दिशांत अपने सब ऑर्डिनेट के सामने वहां आया। उसे देखते ही जानवी डर के मारे सिकुड़ गई। दिशांत धीरे धीरे पास आया। चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अरे वाह, क्या ये अब भी मारवा परिवार की सबसे बड़ी बेटी है? आधे महीने में ही तुम पूरी तरह बदल गई। इसे आईना दिखाओ। जानवी ने आईने में अपना अक्स देखा। सूजा हुआ पेट, चोट के निशान, हड्डियों का ढांचा। वो चीख पड़ी, नहीं नहीं। तभी दिशांत ने हंसकर कहा, मिस मारवा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुमने गद्दारी की। चलो साउथ वेस्ट परिसर में चलते हैं। वहां तुम मौत की भीख मांगोगी, लेकिन मर नहीं पाओगी। इसके शब्द जानवी की गाड़ी और उसे अंदर फेंक दिया। काफिला रवाना हुआ। शहर के दूर एक सुनसान एयरफील्ड पर पहुंचा, जहां एक पर्सनल जेट इंतजार कर रहा था। विमान की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दिशांत ने दिल्ली की तरफ देखा और आंख भरकर कहा, बहुत अफसोसजनक है, मैं सिद्धार्थ की वाइफ मयूरी को अपने साथ नहीं ला सका। तभी उसके कुछ गुंडे ने कहा, मास्टर, फ्यूचर में मौका मिलेंगे। वो अभी स्टार बन चुकी है और मीडिया हर जगह है। उसकी बात सुनकर दिशांत ने अपने ठुड्डे सहलाई। उसकी आंखों में हवस थी। उसने मुस्कुराकर कहा, जितना मैं उसके बारे में सोचता हूँ वो उतना ही आकर्षक लगती है। मैं उसकी आहें सुनना चाहता हूँ। ये कहकर वो प्लेन में चढ़ने ही वाले था, तभी एक तमाशबीन गन की नली उसके माथे पर टिक गई। दिशांत की पुतलियां सिकुड़ गई। उसके सामने अभिराज खड़ा था, छलावरण वाले कपड़ों में, 6 फीट 3 इंच लंबा, मुंह में घास का तिनका दबाए। उसकी आंखों में मौत की चमक थी। उसने शरारती अंदाज में कहा, हीरो मत। प्लेन के अंदर सन्नाटा छा गया। दिशांत के आदमी बेहोश पड़े थे। तभी अंदर से एक भारी मर्दाना आवाज आई, सीओ दिशांत, मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी लाइफ में मेरी वाइफ की आहें सुनने का मौका मिलेगा। ये कहते हुए सिद्धार्थ प्लेन के कैबिन से बाहर निकला।
काली कमीज, काली पतलून और चेहरे पर खून की प्यास। वो किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। उसको देखते ही दिशांत हैरान रह गया। उसने चौंक कर कहा, तुम मरे नहीं? आगे से सिद्धार्थ ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है सीओ दिशांत मेरी वाइफ पर नजर रखे हुए, इसलिए मैं मरने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? तब यमराज ने बंदूक तानकर ऑर्डर देकर कहा, पीछे हटो। दिशांत और उसके आदमी पीछे घास के मैदान की तरफ हट गए। उन्होंने देखा कि चारों तरफ फ्लेमिंग फोर्स मतलब अभिराज की एलीट टीम से वो घिर गए थे। तभी जानवी जो घसीटी जा रही थी, उसने सिद्धार्थ को देखकर कहा, सिद्धार्थ। उसकी आवाज टूट चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वहीं दिशांत अब समझ चुका था। उसने हताशा में हंसकर कहा, हाँ, तो तुमने अपनी मौत का नाटक किया और मेरे लिए जाल बिछाया, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि जानवी एंटीडोट चुराएगी? आगे से सिद्धार्थ ने जेब में हाथ डालकर कहा, आसान है, जानवी को नशीली दवा दी गई थी। आगे से दिशांत ने चिल्लाकर कहा, क्या? नामुमकिन, मैं सतर्क था। तभी सिद्धार्थ ने रहस्य खोलकर कहा, तुम प्रियंका को भूल गए। जानवी ने तुम्हारी बहन को मेरे पीछे लगाया। मैंने प्रियंका के जरिए जानवी तक दवा पहुंचाई। वो दवा ऐसी थी कि उसे सूंघते ही वो मेरे प्रति आसक्त हो गई। मैंने बस शतरंज की बिसात बिछाई और तुम सब मोहरे बन गई। उसकी बात सुनकर दिशांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन सिद्धार्थ ने आगे जारी रखकर कहा, महिलाओं के मामले में मैं तुम्हारी पसंद बहुत खराब है। दिशांत, जानवी जैसी औरत जिसने तुम्हें धोखा दिया, मैंने उसके लिए होटल में कुछ इंतजाम किया। मुझे यकीन है उसने खूब मजे किए होंगे। उसकी बात सुनकर दिशांत ने मुट्ठियां भींच ली। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, तुम चालाक हो, लेकिन एंटीडोट अभी भी मेरे पास है। अगर तुम मुझे मारोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हंसा। उसने हंसकर कहा, क्या तुम उस नॉर्थ वेस्ट हेड ऑफिस की बात कर रहे हो? उसकी बात सुनकर दिशांत चम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पता है। तभी सिद्धार्थ ने वही नाम लेकर कहा, प्रियंका, मैंने उसके कपड़ों में जीपीएस ट्रैकर लगाया था। इंटेलिजेंस ने अभी अभी तुम्हारे उस अभेद्य किले को नष्ट कर दिया। तुम्हारा एम्पायर खत्म हो चुका है दिशांत। उसकी बात सुनकर दिशांत टूट गया। उसका सब कुछ, दवा, पैसा, हथियार, सब खत्म हो गया। अभी सिद्धार्थ ने अभिराज की तरफ देखकर कहा, छोटे भाई, इसे विदा करो। ये जेल जाने लायक नहीं है। आगे से अभिराज ने अपने मुंह में घास का तिनका थूक कर कहा, हाँ बड़े भाई। ये कहकर उसने ट्रिगर पर उंगली रख दी। तभी धमाका, 3-4 जीपें तूफान की तरह वहां आ पहुंची। दिशांत की बैकअप टीम। अभिराज ने गोली चलाई, लेकिन दिशांत ने अपने एक आदमी को ढाल बना दिया। गोली उस आदमी के सिर के आर पार हो गई। धूल और गोलियों के बीच दिशांत भागने लगा। फ्लेमिंग फोर्स और दिशांत के लोगों के बीच भयंकर गोलाबारी शुरू हो गई। इस अफरा तफरी में जानवी को गोली लगी। उसकी हड्डी टूटने की आवाज आई और वो बेहोश हो गई। तभी काले कपड़ों में एक साया बिजली की तरह कौंधा। ये वंशिका थी। उसने दिशांत का रास्ता रोका और चिल्लाकर बोली, अपने आखिरी शब्द कहो। वो कहते हुए उस पर टूट पड़ी। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। दिशांत मार्शल आर्ट्स में माहिर था। वंशिका ने उसे चाकू मारा, लेकिन दिशांत ने गोल्डन आर्मर पहन रखा था। चाकू मुड़ गया। दिशांत ने पलटवार किया और वंशिका को लात मारकर दूर फेंक दिया। वंशिका के मुंह से खून निकल आया। तब एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। यह अभिराज था। उसने वंशिका को अपनी छाती में लगाकर दिशांत से कहा, तुम एक औरत के प्रति इतने क्रूर कैसे हो? चलो मर्दों की तरह लड़ते हैं। ये कहते हुए उसने बंदूक फेंक दी। आगे से दिशांत ने अपने कमीज के बटन खोलकर कहा, अभिराज से लड़ने का मौका? मैं तैयार हूं। इसके बाद अभिराज और दिशांत भिड़ गए। यह दिग्गज की लड़ाई थी। दिशांत की फुर्तीली तकनीक और अभिराज की कच्ची विस्फोट ताकत, दोनों जमीन पर गिर पड़े और धूल और खून से सन गए। वंशिका दूर खड़ी देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो इन दोनों के स्तर से नीचे है। उसने देखा कि अभिराज जीतने के करीब था, लेकिन यह लड़ाई लंबी खिंच रही थी। फाइट में सिर्फ जीत मायने रखती है, तरीके नहीं। इसलिए उसने जमीन से एक राइफल उठाई और घुटने के बल बैठकर निशाना साधा। तभी अभिराज और दिशांत दोनों को खतरे का आभास हुआ। दिशांत ने चिल्लाते हुए कहा, लानत है, तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। उसने अभिराज को धक्का दिया और पास से गुजरती अपनी जीप में कूद गया। जीप धूल उड़ाते हुए निकल गई। दिशांत भाग चुका था। तभी वंशिका ने बंदूक नीचे कर ली। तभी अभिराज ने गरजती हुई आवाज में उसके कानों में पड़ी, तुम क्या कर रही हो? वंशिका उठी और उसने उसकी आंखों में एक
आंखें डालकर देखा। मैं उसे गोली मारने वाली थी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अभिराज का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने गुस्से में झुंझलाकर कहा, प्रॉब्लम? हमारे द्वंद्व युद्ध तय थे, एक आदमी का प्रॉमिस, तुमने मुझे झूठा बना दिया। आगे से वंशिका ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाकर कहा, यह युद्ध का मैदान है, खेल का मैदान नहीं। बुद्धि से लड़ो, सिर्फ ताकत से नहीं। उसकी बात सुनकर अभिराज ने उसे घूर कर कहा, तुम मैं तुम जैसा नहीं हूं जो जीत के लिए नीच और कपटी हो जाए। तब अभिराज के आदमियों ने वंशिका को घेर लिया। वंशिका के साथियों ने अभिराज को, दोनों गुट आमने सामने थे, बंदूक तन जा चुकी थी। लेकिन वंशिका को गुस्सा नहीं आया। वो उस तनावपूर्ण पल में हंस पड़ी। उसने अपने हाथ छाती पर बांधे। पसीने से भीगा उसका गुलाब जैसा चेहरा चमक रहा था। उसने हंसकर कहा, तो अब क्या अभिराज, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? फिर उसने सिर हिलाकर आगे कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे अलग हूँ। मैं उन औरतों के जैसी नहीं हूँ जो चुपके से दूसरों की मंगेतर को बहलाई, दूसरों की शादियां तोड़ती है। तुम एक तीसरा पक्ष हो। उसकी बात सुनकर फ्लेमिंग फोर्स के सैनिक स्तब्ध रह गए। उनके बॉस अभिराज, जो महिलाओं की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती थी, उन पर एक महिला ऐसा घिनौना आरोप लगा रही थी। अभिराज का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने वंशिका के लहजे की नकल कर कर व्यंग्य करके कहा, हम्म, अगर मैं तीसरा पक्ष हूं तो तुम क्या हो? मुझे पता है कि तुम जैसी महिलाएं अपने मिशन पूरा करने के लिए अपने शरीर को सीक्रेट हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। उसकी बात सुनकर वंशिका के लोग भड़क गए। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, हमारी बोझ पर कीचड़ उछालने की हिम्मत भी मत करना। माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों तरफ से हथियार और मुट्ठियां तन गई। तभी एक भारी आवाज गूंजी, क्या यहाँ पहले से ही काफी अराजकता नहीं है? सिद्धार्थ वहां पहुंच गया था। तभी वंशिका ने अपने गुस्से को दबाकर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, जिनके विचार नहीं मिलते उन्हें साथ काम नहीं करना चाहिए। दिशांत भाग गया है। अगर फ्यूचर में उसकी कोई खबर मिले तो बता देना। बाय। ये कहते हुए वंशिका अपनी टीम के साथ वहां से निकल गई। उसकी चाल में एक अजीब सा अहंकार और आकर्षण था। अबराज उसे जाते हुए देखता रहा और उसने बड़बड़ा कर कहा, औरतें। वो उसे नफरत करता था, लेकिन उसकी आंखों में एक शिकारी की चमक थी। उसने मन ही मन में सोचा कि एक दिन वो इस जंगली बिल्ली को पालतू बना लेगा। तभी सिद्धार्थ ने अभिराज को संयम बरतने का इशारा किया। दूसरी तरफ जानवी को स्टेशन पर ले जाया जा रहा था। नितेश वहां खड़ा था, सिद्धार्थ का इंतजार कर रहा था। जब वो वापस जाने लगे, तब अभिराज का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो उस तीसरा पक्ष वाले ताने को भूल नहीं पा रहा था। और यह सब मनहूस वैलेंटाइन डे की गलती थी। उस दिन जब वो सिगरेट लेने गया था तो एक नशे में धुत महिला उससे टकरा गई। उसने उसके गले लगा लिया। उसी वक्त वंशिका वहां से गुजरी थी और उसे गलत समझ बैठी। उस दिन बस की खिड़की से उसकी दिखाई गई बीच वाली उंगली अभिराज के दिमाग में छप गई थी। इसके बाद आधा महीना बीत चुका था। सिद्धार्थ की कोई खबर नहीं थी और मयूरी सीढ़ियों के खिड़की से अंधेरी रात को देख रही थी। लिविंग रूम में सुरभि नन्हे अरुष को गोद में लिए बैठी थी। सुरभि का उदास चेहरा बता रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रही है, नितेश का। तभी मयूरी मुस्कुराकर सुरभि के पास बैठकर बोली, दीदी, आपको बच्चों से इतना प्यार है, आपको और नितेश भाई को भी अपना परिवार शुरू करना चाहिए। उसकी बात सुनकर सुरभि शर्मा गई। उसने शर्मा कर कहा, बकवास मत करो, वो और मैं। आगे से मयूरी ने उसे छेड़कर कहा, दीदी, मैंने देखा है आप कैसे हर वक्त फोन चेक करती हैं। नितेश सिद्धार्थ के साथ गायब हुए थे, आपको उनकी चिंता हो रही है ना? सुरभि 31 साल के होकर भी प्यार के मामले में 20 साल की लड़की जैसी मासूम थी। मयूरी सोचने लगी, अपना हस्बैंड सिद्धार्थ कितना अलग था। वो नितेश की तरह सौम्य नहीं था। वो उसे छल की पहाड़ की चोटी पर ले गया और उसे सताया था। वो बस एक बदमाश था, लेकिन वो उसका प्यार भी था। तभी मयूरी की नजर खिड़की के बाहर गई। एक बेंटले गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। उसकी आवाज सुनते ही सुरभि चौंक उठी। उसने हैरान होकर कहा, मयूरी, वो तो सिद्धार्थ की गाड़ी है। क्या वो वापस आ गया? मयूरी का दिल जोरों से धड़कने लगा। सारी नाराजगी, सारे गिले शिकवे एक पल में धुएं की तरह उड़ गए। वो नंगे पैर विला के बाहर भागी। घास के मैदान पर वो आदमी खड़ा था। सफेद कमीज, काली पतलून और वही जान पहचान लंबा आकर्षक व्यक्तित्व। सिद्धार्थ ने अपनी वाइफ को देखा, जो उसे ऐसे देख रही थी मानो कोई सपना हो। उसकी आवाज रात की हवा में संगीत की तरह गूंज गई, मयूरी,
उसकी बात सुनकर मयूरी को होश आया। उसका हाथ अपने आप उठा और उसे थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने उसकी कलाई हवा में पकड़ ली। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने की लत लग गई है? उसकी आंखों में शरारत थी। उसने मयूरी को खींचकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। आगे से मयूरी ने संघर्ष करके कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो फौलादी दीवार की तरह अड़िग था। उसने उसका चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया और उसने गहरी सांस लेकर कहा, बिल्कुल नहीं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी मयूर ने गुस्से में उसकी छाती पर काट लिया, लेकिन आगे से सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, वाइफी तुम कहाँ काट रही हो? देखो तुमने मेरी कमीज गीली कर दी। उसकी आवाज सुनकर मयूरी शर्म से लाल हो गई। उसने हार मान ली और अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। उसकी धड़कनें, उसकी गंध, सब कुछ उसे सुरक्षित महसूस करा रहा था। तभी सिद्धार्थ ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी भीगी आंखों को चूम कर कहा, रोना मत, मैं वापस आ गया हूं। अब तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। उसने उसके होठों पर एक डीप किस किया, और एक ऐसा किस जो हफ्तों की दूरी को मिटा रहा था। तभी विला का दरवाजा खुला। मयूरी के मम्मी पापा चंचल धर्मपाल बाहर आए। उन्होंने सिद्धार्थ को देखकर हैरान होकर कहा, सिद्धार्थ। तभी मयूरी ने सिद्धार्थ को धक्का दिया। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर अपने मम्मी पापा का अभिवादन किया। माँ के गोद में नन्हा आरुष अपने पापा को देखकर मचलने लगा। उठाओ उठाओ। सिद्धार्थ ने अपने बेटे को गोद में लिया और चूमा। उसका पूरा परिवार पूरा हो गया था। सुरभि ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराई। तभी उसका फोन बुझा। नितेश का मैसेज था, मैं विला के बाहर हूँ, बाहर आ जाओ। ये मैसेज पढ़ते ही सुरभि का चेहरा खिल उठा। उसने सबसे विदा ली और बाहर चली गई। वहीं विला के आज डाइनिंग टेबल पर खुशियों की दावत थी। मयूरी आरूस को चावल खिला रही थी। तभी सिद्धार्थ ने चुपके से मयूरी की कटोरी में उसका पसंदीदा टुकड़ा रख दिया। मयूरी ने उसे देखा नहीं, लेकिन उसका दिल पिघल गया। तभी मयूरी की माँ ने कहा, मयूरी, सिद्धार्थ, आज आरुष तुम दोनों के साथ सोने दो। बच्चा अपने पापा को याद कर रहा था। उसकी बात सुनकर मयूरी और सिद्धार्थ दोनों चौंक गए। तभी धर्मपाल ने स्थिति को भांप कर कहा, अरे नहीं चंचल, आज आरुष हमारे साथ सोएगा। सिद्धार्थ अभी लौटा है, दोनों हस्बैंड वाइफ को प्राइवेसी चाहिए। उसकी बात सुनकर मयूरी घबरा गई। वो उस धातु के आदमी के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। वो जानती थी कि उसके इरादे क्या हैं। उसने जल्दी से कहा, नहीं माँ, आरुष आज मेरे साथ सोएगा। ये कहकर वो बच्चे को लेकर ऊपर भाग गई। सिद्धार्थ ने भी अपने ससुर से बात खत्म की और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था, लेकिन बाथरूम से पानी और मयूरी की आवाजें आ रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी जेब से चाबी निकाल ली, और यह उसका घर था, ताले उसे कैसे रोक सकते थे। बाथरूम में मयूरी बाथटब के पास बैठी आरुष को नहला रही थी। आरुष झाग से खेल रहा था, मस्ती में अपनी माँ की टी शर्ट का कॉलर खींच रहा था, जिससे मयूरी का गोरा सीना झलक रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ की आंखों में अंधेरा छा गया। ये छोटा शैतान मयूरी ने उठाया तो सिद्धार्थ वहां खड़ा था, काली पतलून और एक हाथ जेब में डालकर। वहीं आरुष ने भी अपने पापा को देखा। तभी सिद्धार्थ ने झुककर आरुष का कान पकड़कर कहा, तुम इतने छोटे हो, लेकिन अभी से इतने गंदे हो। तभी मयूरी ने आरुष से उसका कॉलर छुड़वाया और उसे ठीक करके बोली, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बच्चा है। लेकिन सिद्धार्थ की नजर मयूर की भीगी हुई कॉलर बोन और उस पर बने गड्ढे पर टिक गई। उसकी आवाज भारी और कामुक हो गई। उसने धीरे से कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं उसे फ्यूचर में लिए तैयार कर रहा हूँ। आगे से मयूर ने उसे इग्नोर किया और आरुष को नहलाने लगी। सिद्धार्थ को जलन हो रही थी। सिद्धार्थ ने अपना पैर आगे बढ़ाया और मयूरी की टांग को हल्का सा धक्का देकर कहा, मयूरी। उसकी हरकत से मयूरी ने झुंझला कर कहा, क्या है? सिद्धार्थ ने शर्ट का बटन खोलकर कहा, मैं भी नहाना चाहता हूँ। मयूर ने अनमने ढंग से कहा, तो नहा लो। ये कहकर वो बिस्तर पर जाकर आरुष को खिलाने लगी। अब क्या करेगा? क्या सिद्धार्थ और मयूरी की लाइफ दोबारा से सही हो जाएगी? क्या होगा आगे की कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।